मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। नमस्कार, मैं सुजीत विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त है और इस 15 अगस्त को हम देश की आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराष्ट्र की धरती, जहाँ से कई आंदोलन शुरू हुए और यह आंदोलन का केंद्र भी रहा, वहीं वर्धा, जहाँ महात्मा गांधी ने अपना स्थायी निवास बनाया और वहीं से वो कई आंदोलनों की शुरुआत किए। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग उनसे जुड़ने लगे। यह केवल गांधी जी के जीवित रहने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आज भी लोग गांधी जी से प्रभावित होकर अपने जीवन को आज के हमारे मेहमान श्री रवि मानव गावंडे जी, जिनका जन्म महाराष्ट्र यवतमाल के नेर तालुका में हुआ। यह बचपन से ही नम्र स्वभाव और सादा जीवन पसंद करते थे। पूरा परिवार का जो माहौल था वो आध्यात्मिक था, जिसका असर उनके जीवन पर पड़ा। आपने MA B.Ed की शिक्षा प्राप्त कर एक वर्ष शिक्षण का कार्य भी किया। नीलियम आश्रम में रहना प्रारंभ कर दिया। वहाँ से आपने आश्रम से बहुत सारी चीज़ें सीखी आपने और कई वर्षों तक आश्रम की पद्धति को समझा आपने। वर्तमान समय में आप अपने ही तालुका में एक केंद्र की स्थापना की है, तालुका स्वराज केंद्र। यहाँ पर जैविक खेती, पशुपालन और खादी का निर्माण किया जाता है, जिसको आज 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। स्वागत है सर आपका। आपका जो व्यक्तिगत जीवन रहा है बचपन से लेकर के अब तक का, सर कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करें आप सर। धन्यवाद। सबसे पहले सभी साथियों को देश का जो अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है उसकी पूर्व संध्या पर सबको बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही कि आज से 25 साल पहले बराबर, यानी सबसे पहले मैं जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं गांधी जी, महात्मा गांधी जी, उनके आश्रम में मैं सबसे पहले 14 अगस्त 1997 में गया था। यानी उस घटना को 25 साल हो रहा है। उस समय अपना देश अपने आजादी का सुवर्ण महोत्सव मना रहा था। यानी उस दिन से जो ये यात्रा शुरू हुई, गांधी विचार में कहो या सामाजिक जीवन में कहो, उससे बराबर आज 25 साल पूरा हो रहा है। तो इस खुशी में आपके चैनल से माध्यम से जो कुछ हमारे छोटे अनुभव रहे हैं वो शेयर करने में हमें खुशी हो रही है। तो सबसे पहले तो यह है कि आदमी का एक जन्म से पिंड होता है और पिंड के अनुरूप आदमी अपने जीवन में विचार करता है, और जो विचार करता है आदमी अंदर से, उसी के लिए वो बाहर से प्रयास करता है, और जो प्रयास करता है उसी के अनुरूप फिर उसके जीवन की उपलब्धियां होती है। तो ये मेरे जीवन का रहा है। बचपन से ही जिसको हम सदाचार कहते हैं, आध्यात्मिकता कहते हैं, सादगी कहते हैं, संत प्रेरणा कहती है, वो रही है। और शिक्षा की भी बहुत यानी ये रही है कि भाई बचपन में तो बच्चे छोटे में जब स्कूल में जाने के लिए ये करते हैं, लेकिन मेरा तो सबसे पहला अनुभव ऐसा है कि मेरी जो कागजात है स्कूल के, उसमें अलग से यानी 6 महीने बढ़ा दिए है। यानी मेरा जन्म वैसे दिसंबर 73 का है, लेकिन जो स्कूल के कागज है उसमें जुलाई 73 है। तो मैंने जब पूछा घर वाले को कि ये ऐसा क्यों किया, तो तब उन्होंने कहा कि जिस समय वो स्कूल डालने की जो बात आई थी यानी 6 साल बाद 79 में, तब मैं यानी 5.5 साल का था और स्कूल वाले कह रहे थे कि भाई 6 साल का चाहिए। तो इसलिए मैं दिसंबर का होते हुए यानी मेरी इतना स्कूल में डालने का आग्रह था माँ पिताजी को कि भाई मुझे स्कूल में डालो। तो इसीलिए फिर मेरे इस पर जुलाई है कागजात पर,
और ओरिजिनल में दिसंबर है। तो यानी जो शिक्षा की जो प्रेरणा है वो बचपन से पहली क्लास से रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकता है। और उसके बाद जो जीवन शुरू प्राथमिक जीवन गांव में हुआ। फिर मुझे एक अनुभव आता है कि 8वीं क्लास में ऐसा मुझे लगा जो जीवन कैसे घड़ा यहाँ तक आया। तो 8वीं क्लास में लगा कि जीवन सिर्फ अपने लिए जीने के लिए नहीं है, इस जीवन में बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। इसीलिए फिर वो पहला अनुभव मेरा है। तब मुझे वो याद भी है कि मैं लगभग 8वीं 9वीं क्लास में था। तो ये तो पहला हुआ। फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते गांव के बाजू में हम पढ़े, जो 3 किलोमीटर पर 10वीं हुई। फिर 11वीं 12वीं मैंने यहाँ से मेरे गांव से जो लगभग 20 हाँ मैंने 15 किलोमीटर था, वहाँ साइकिलिंग से 2 साल साइकिलिंग करके पूरा अप डाउन करता था 11वीं 12वीं। तो वहाँ पर मेरा जूनियर कॉलेज हुआ। और वहाँ पर ही मुझे कॉलेज का एक प्रसंग याद है कि मैं जब लगभग अभी सरनेम लगाना ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन वो कागजात पर रहते हैं कि एक साथी ने ऐसा कहा था कि भाई सचिन तेंदुलकर उस समय काफी फॉर्म में थे, तो वो तेंदुलकर है इसलिए सरनेम उनका सर है, तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फिर वो हिंदू है। तो इस तरीके से यानी अपने सरनेम से अपने जाति पता चलती है, जाति से अपना धर्म पता चलता है, और धर्म पता चलने से फिर आदमी आदमी में एक द्वेष भाव तैयार होता है कि वो उस धर्म का, वो उस जाति का। तो इस तरीके से वो जो जाति वाला जो मैटर है या सरनेम वाला मैटर है वो पहले से मुझे यानी कभी पसंद नहीं आया। इसलिए लेकिन वो तहसील में जाकर सरनेम चेंज करने मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैं ज्यादातर मानव लगाना पसंद करता हूँ। जो हमारे यहाँ श्याम मानव थे, एक महाराष्ट्र में, उन्होंने बहुत काम किया, उनका नाम श्याम मानव था। तो उनके याद से फिर मैं भी रवि मानव करके काफी आश्रम में मेरा बस यही नाम सभी को याद था। तो इस तरीके का तो जाति पाति का कभी बंधन यानी ये जो है कि जाति कोई ठीक नहीं है, सब आदमी आदमी यानी मानव का मानव से मुक्त मिलन चाहिए, अपने बलबूते पर ही शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए वहां से ही काम शुरू किया। और एक प्रसंग मुझे और भी याद है कि जब हमने पहली बार मैंने पेपर बांटे थे, यानी जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, तब माँ की काफी प्रेरणा रही थी कि माँ के लिए कुछ यानी स्वेटर जैसा कुछ चीजें नहीं थी, और मुझे लग रहा था कि मुझे मेरे पैसों से खरीदना है। तो ये 91 की बात है। 91 में 2 घंटे पेपर बांटकर सिर्फ 60 रुपीज यानी 60 रुपए महीना मिलता था। वो पैसा करके फिर माँ के लिए मेरे पहली मेरी अपनी कमाई थी, उस पर स्वेटर हमने खरीदा था। तो ये 91 में कि माँ की एक प्रेरणा से और अपने बलबूते पर अपनी शिक्षा हो, इसीलिए जो हमने बीए किया है वो पूरा अपने यानी इससे ही किया है। बहुत जो कुछ बचा यानी थोड़ा पार पैसा लाते थे वो घर से बुलाते ही थे। फिर उसके बाद फिर अमरावती में गए। तो अमरावती में काफी एक अच्छी एक अंतर प्रेरणा रही कि भाई एक सेंटर अपने गांव में होना चाहिए। ये बात है 1997 की, यानी उस समय मेरी पढ़ाई लगभग एमए मैं कर रहा था अमरावती में, और उसी समय कॉलेज था, कुछ काम भी प्राइवेट में कुछ करते थे, कुछ दूसरे भी चल रहे थे। तो उस समय लगा कि कुछ अपने सेंटर में अपने गांव में सेंटर होना चाहिए। वो प्रेरणा यानी वो जो सपना है वो अंतर प्रेरणा मुझे 1997 में हुई थी। फिर उसी में से उसी दौरान स्वर्गीय राजू भाई दीक्षित, इनका व्याख्यान सुनने का मौका मिला, और वहां पर ही एक साथी मिला और उसने मुझे पहली बार यानी निवेदिता निलया और इसके बारे में बताया था कि भाई वहाँ ऐसा ऐसा करके सेंटर है। तो उस दृष्टि से ये जो अंतर प्रेरणा हुई थी फिर गांव में सेंटर होना चाहिए, ये थी मई 1997 की 1997। और उसके बाद बस 2-3 महीने बाद अगस्त महीने में आने 14 अगस्त को पहली बार फिर मैं सेवाग्राम आश्रम गया, और वहां से फिर दूसरे दिन 15 अगस्त को, जो 15 अगस्त का जो राष्ट्रीय ध्वज उस दिन फहरा, तो वो निवेदिता निलय में यानी 15 अगस्त 1997 को पहली बार निवेदिता निलय में गए। और वहां पर ही फिर उस समय भारत भाई थे, यहाँ किशोर भाई, हिमांशु और अपने अखिल भाई पंड्या, स्वामी आत्मनिवेदन, ये सब लोग थे। तो जब फिर निवेदिता निलय का प्रवेश जीवन में हुआ, उस समय मेरी रनिंग 24 साल की उम्र थी, और एमए तो बीएड भी हो चुका था, एमए रनिंग यानी बीएड चल रहा था, फर्स्ट ईयर हो चुका था, सेकंड ईयर चल रहा था। तो उस समय फिर पहली बार जब मैं वहाँ के निवेदिता निलय के युवाओं के साथियों को मिला, तो ऐसा लगा कि सिर्फ अपने लिए एमए तो भाई करते रहेंगे, अपनी जो ये है वो सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन
यहाँ पर रहना यानी कुछ महीने या कुछ समय यहाँ रहना चाहिए। तो उस दृष्टि से फिर हम यहाँ रहे और वहां से फिर जीवन की ये नई यात्रा शुरू हुई। यानी 24 साल तक ये पहली यात्रा रही जीवन की, और 24वें साल में जब निलयम का प्रवेश हुआ जीवन में, निलयम में हुआ गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम है वो देखा, तब से फिर ये नया जीवन यानी सामाजिक जीवन का प्रवेश हुआ 1997 में, 15 अगस्त 1997 को। तो उस घटना को मैंने कहा कि 25 साल हमने पीछे मुड़ के नहीं देखे, बस इसी सामाजिक जीवन में हम लगे हुए हैं और अभी भी लगे रहेंगे। तो इस 25 साल के फिर अनुभव के बारे में थोड़ा आप लोगों को शेयर करूंगा, ताकि संक्षिप्त भी हो और ज्यादा समय न लगे। तो उस समय फिर जब निविता निलय में रहे तो ये सब वहाँ का प्रवीणा ताई, भाविन ताई, मैथिल बहन, दया बहन और बाकी भी गांधी विचार के जो सभी ये थे यानी डॉक्टर बरन जी उस समय थे, तो इन सब लोगों के प्रेरणा में फिर रहना शुरू हुआ। और फिर वहां से गीता प्रवचन का और प्रवीणा ताई के मार्गदर्शन में भी जितने काम होते थे, प्रवीणा ताई का मार्गदर्शन और किशोर भाई का सानिध्य, ये सबसे बड़ा हमारे जीवन में रहा है। किशोर भाई को हम यानी प्रवीणा ताई के बाद वो गुरु ही हम मानते हैं। तो इनके फिर सानिध्य में रहते हुए वहाँ सब कुछ जितने काम हो सकते हैं, गीताई का हमने काम किया पूरे महाराष्ट्र भर में। फिर उसके बाद गीता प्रवचन 2007 और 8 में साथ में बहुत बड़ा एक लखनऊ में सम्मेलन लिया, 75 साल पूरे हुए थे गीता प्रवचन भी, वो भी काम किया। एक साल हमने उड़ीसा का जो हमारा साथी था निवृत्ति करके भवानी, उसके साथ 2008 में पूरी एक साल की अध्ययन यात्रा की। यानी एक साल में हम दोनों निकले तो लगभग 21 स्टेट हमने भारत के पूरे घूम लिए थे। खाली पूर्वांचल में जाना नहीं हुआ, बाकी पूर्वांचल छोड़ के जितने भी देश, और उसका भी उद्देश्य यही था कि भाई देश भर में कहाँ कहाँ सामाजिक काम चलते हैं, वो हमने 2008 में एक साल का पूरा अध्ययन यात्रा किया देश भर में 2008 में। उसके बाद भी फिर कुछ समय निलय में और भी कुछ काम करने हुए, और फिर लगा कि 2012 में फिर वापस हम गांव में आया, क्योंकि 2000 पहले तो 1997 से गए थे घर से, तो 2-3 साल वहां रहना हुआ था। फिर एक साल आकर 2001 से 2002 के बीच में एक साल की टीचरशिप भी की थी। और टीचरशिप करने के बाद भी यानी पहले आश्रम में रहे निलय में 3-4 साल, फिर उसके बाद आए, फिर एक साल की टीचरशिप की। लेकिन टीचरशिप में कुछ ऐसा नहीं लगा कि भाई कंटिन्यू होना चाहिए या टीचरशिप ही करना चाहिए, लेकिन वो जो निलय की जो ओर थी आश्रम की, सामाजिक जीवन की, गांधी विचार की, वो ओर यानी बरकरार थी। इसीलिए एक साल की टीचरशिप करके फिर 2003 में हम गए, जनवरी 2003 में। तो एकदम 2012 में ही गाँव में आए, यानी बीच का जो ये 10 साल का ये है अंतराल है, उसमें एक भी दिन ना कभी घर आए, ना कभी गाँव आए, ना कभी किसी रिलेटिव के घर गए। पूरा समय 10 साल हम यानी निलयम और गांधी विचार और ये अध्ययन यात्रा उसी में रहे। और उसके बाद फिर 2012 में जब वापिस आए, तो यहाँ पहले गांव में आने के पहले हमारा यवतमाल जिला जो है 16 तहसील का ये है, तो उसकी पूरी साइकिल यात्रा की। यानी जीवन में मैंने पहली बार कंटिन्यू 3 महीना यानी हमारे जिला के 16 तालुका में कंटिन्यू यानी लगभग 2-2.5 हजार किलोमीटर की हमारी वो साइकिल यात्रा रही। तो साइकिल यात्रा करते हुए फिर अपने गांव में वापस आया 2012 में। और उसके बाद हमारे गांव में उससे 2 साल पहले अन्ना हजारे जी भी आए थे। उन्होंने हमारे गांव ये आदर्श गांव योजना में लगाया था, वो यानी जो एक योजना थी, उस योजना का फिर पूरा काम किया। यानी लगभग 1.5 करोड़ का यानी जब मैं यानी काम वो चालू किया, तो वो योजना के तहत महाराष्ट्र गवर्नमेंट और अन्ना जी की वो कंसेप्ट थी, तो उसके अनुरूप फिर वो योजना का काम किया। और 1.5 करोड़ में हम अभी भी बिल्कुल यानी इससे हम कह सकता हूँ कि 1.5 करोड़ का यानी चेक मैंने साइन करके गए, नहीं कभी भी एक भी चेक के लिए एक भी रुपया का कभी भ्रष्टाचार हुआ या कभी किसी यानी जो एक एनजीओ होता है उसको मैंने मांगा, ये लगता नहीं है, यानी वो हाई नहीं है। यानी गांधी विचार सिर्फ हमने रहे नहीं इतने साल, तो वो विचार पूरा जीवन में बचाया, उसका ये हम यानी पूरा यानी हिम्मत से हम कहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए में खाली 2000 रुपए का मानधन लेते थे, और उसमें फिर जितना काम है यानी लगभग 6 साल कंटिन्यू काम चला। तो वो 6 साल तक काम किया आदर्श गांव योजना का, पोपटराव पवार जी भी उसमें साथ थे।
फिर उसके बाद फिर एक सेंटर बनाया था गांव में आने के बाद, क्योंकि सेंटर का सपना मेरा 1997 का ही था। तो एक सेंटर बना के फिर वो सेंटर जल्दी यानी ये करना पड़ा, वो गवर्नमेंट के जगह पर था। और फिर 2019 में जिस जगह से मैं आज बात कर रहा हूँ वो सेंटर हमने 2019 में बनाया। यानी 22 साल तक वो जो विचार था उस विचार को मैं संजोए रखा और उसका प्रतिफल के रूप में 2019 में ये सेंटर बनाया। और इस सेंटर में जितने भी गांधी आश्रम की जो भी एक्टिविटी रहती है वो सभी एक्टिविटी अभी धीरे धीरे शुरू की है। एकदम यानी प्राथमिक अवस्था में अभी तो खादी का काम शुरू है, हमारे कुछ खेती है, छोटी सी एक दो गाय है। जो अध्ययन के रूप में जो ये तो हुआ कार्य के तौर पर, यानी ये सेंटर को डेवलप किया और सेंटर का नाम हमने तालुका स्वराज्य केंद्र रखा है। वही मेरी मुख्य सोच है। तालुका स्वराज्य मैं जो ये बाह्य भौतिक तौर पर ये काम है, यानी ये काम है, लेकिन मेरा जो अध्ययन है या मेरा जो चिंतन है वो पंचायत राज के संदर्भ में है। क्योंकि पंचायत राज में सुधार होना चाहिए और वो भी पंचायत राज तालुका लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर होना चाहिए। तो इसीलिए हमने इस सेंटर का नाम तालुका स्वराज्य केंद्र रखा है। तो इस सोच से अभी आगे का जो मेरा अध्ययन के तौर पर या चिंतन के तौर पर जो काम है वो है कि आज की जो पंचायत राज व्यवस्था है उसमें सुधार हो। यानी हम मानते हैं कि गांव की जो आज गांव है या जो पंचायतें है वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कठपुतली बनी हुई है। यानी सेंट्रल और स्टेट यानी पैसा देंगे और इन्होंने इनको एजेंसी से ऐसा खर्चा करना है, इतना ही अधिकार है। बहुत कुछ यानी गांव के पास अधिकार रखे नहीं है। यानी गांव में जितनी समस्या है उसमें आज की व्यवस्था ज्यादा, यानी व्यवस्था की ज्यादा समस्या है व्यवस्था के कारण। इसीलिए मेरा जो अध्ययन के तौर पर जो है वो ये है कि भाई पंचायत राज में सुधार हो और उसका नाम है तालुका शासन पद्धति, तालुका संसद पद्धति या तालुका स्वराज्य पद्धति। इस पर बस अभी आगे जो 25 साल में हम भगवान से प्रार्थना है कि जैसे 25 साल हमें मिले वैसे आगे भी हमें 25 साल काम करने के लिए मिले, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। तो आपकी यात्रा भी हमने सुनी, आपने साइकिल यात्राएं की हैं, आप कई आश्रम में रहे भी हैं, निवृत्ता निलयम में भी आपने कुछ समय गुजारा है। तो कहीं ना कहीं गांधी विचार के चलते आपने एक नया अपना सेंटर भी बनाया है। तो मेरा अगला सवाल जो है वो ग्राम उद्योग को लेके है कि ग्राम उद्योग द्वारा समाज की किस तरह आप सेवा कर सकते हैं, हो सकती है? इस बारे में मुझे लगता है कि जितना भी हर आदमी का जो खर्चा है वही उसका उत्पन्न बने। यानी आप समझ लीजिए कि जैसे मैं एक मेरे तालुका का उदाहरण देता हूँ कि मेरे तालुका लगभग 1.5 लाख आबादी का है। तो 1.5 लाख आबादी के लिए जितना कपड़ा लगता है, जितना तेल लगता है, जितना अनाज लगता है, जितनी छोटी मोटी साबु मंजन, ऐसे हम लिस्ट बनाएंगे तो सब चीज बन सकती है कि जो तालुका स्तर में बन सकती है। तो वो तालुका स्तर में वो चीजें बने और तालुका में उसका यानी विनिमय हो या बिक्री हो। तो उस दृष्टि से यानी बहुत सारे ऐसे काम है कि खादी के माध्यम से बहुत सारा रोजगार मिल सकता है। यानी तेल खानी है, बाकी साबु यानी जितने भी है, मैंने एलईडी बल्ब भी है। तो इस दृष्टि से हम लिस्ट बनाते जाएंगे तो ये लिस्ट काफी लंबी बनेगी। तो वो तालुका में निर्माण हो और ये मेरा दूसरा आग्रह उसमें कि वो कोऑपरेटिव बेस पर बने। कोऑपरेटिव बेस पर तालुका में चीजें बने, वस्तु बने और तालुका में उसकी बिक्री हो और जो एक्सेस माल रहेगा वो फिर तालुका के बाहर बेचेंगे, जिला लेवल में बेचेंगे, मेट्रो शहर में बेचेंगे। तो इस दृष्टि से बहुत सारे ग्रामोद्योग करके हम गांव के लोगों को मजदूर यानी रोजगार दे सकते हैं। एक मेरा प्रश्न है आपसे। आपने एमए किया और बाद में आपने बीएड भी किया, तो आपका शिक्षा का भी एक उद्देश्य रहा होगा कि बच्चों को शिक्षा देंगे आप, और आपने 1 वर्ष तक शिक्षा के लिए काम भी किया, आपने टीचिंग भी किया है। तो आपने उसे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आश्रम व्यवस्था को ले करके आप शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर सकते थे। तो फिर आपने इससे इस रास्ते से आप हटे क्यों? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल काफी लोग हर समय जब भी इंटरव्यू का ये आता है तब ये सवाल होता ही है कि ऐसा है कि भैया कुछ अपने अंदर की चीज होती है। मैंने एक बात करते समय बोला कि 1997 में जो मैं अमरावती में पढ़ रहा था उस समय मुझे लगा कि भाई एक गांव में सेंटर होना चाहिए जो सभी वहां से जो गांधी विचार के अनुरूप काम चले।
वो अंतर प्रेरणा मेरी इतनी यानी पावरफुल थी कि वो फिर नौकरी करने के बाद भी नौकरी में मुझे ज्यादा रुचि नहीं लगी। एक तो आश्रम में उसके 3-4 साल पहले मैं रहा था, उसके बाद 1 साल फिर नौकरी की। तो लेकिन ऐसा नहीं लगा कि भाई ये नौकरी में रहना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इस नौकरी के बजाय हम गांधी विचार पर सामाजिक काम करेंगे तो इससे और अपने जीवन की ज्यादा से अधिक सार्थकता हम कर सकते हैं। इसलिए फिर गांधी विचार की प्रेरणा और गांव में काम करने की प्रेरणा और अंदर की एक अंतर प्रेरणा, अंदर का प्रभाव, इस 3 चीजों के कारण हम नौकरी में ज्यादा ये न होते हुए फिर से आश्रम गए और फिर आश्रम में अपना पूरा आगे का कार्य किया। सर आप जो आपने आश्रम जो बनाया है सर, उसके थोड़ी विशेषता अगर बताते, आश्रम किस मिलता है। इसलिए जिस तरीके से गांधी आश्रम होता है, गांधी आश्रम में खादी का काम होता है, ग्रामोद्योग का होता है, गौशाला का होता है, कुछ जीवन संस्कार लोगों को अच्छा जीवन मिले, अच्छा संस्कार मिले, उसके कुछ कैंप होते हैं। तो उस दृष्टि से पूरा हमारा सेंटर है। अभी तो हमारे पास 3-3.5 एकड़ जमीन है, उसमें से खादी का काम हमने शुरू किया है और बाकी भी कुछ लाइट की वगैरह व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हुई है। जिस कुटी में मैं बैठकर ये करता हूँ ये बांस और घास और मिट्टी की कुटी है, यानी खाली 70,000 में बनी थी और इसमें से मैं 1 महीना पहले लाइट आई हमारी, पिछले 3 साल से बिना लाइट बिना फैन से मैं यहाँ रह सकता हूँ इस कुटी में, जिस कुटी में बैठ कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये उसकी विशेषता है कुटी की। तो ये एक कि ये बहुत ही यानी अच्छा एक रहने के लिए उपयुक्त ऐसा ये है, सस्ते में बनता है, थोड़ा कुछ मेंटेनेंस आपको करना पड़ता है। मिट्टी, घास और बांस, ये तीनों चीजें से बनती है। दूसरा हमारे यहाँ अभी खादी का काम शुरू हुआ है, छोटी सी अभी गौशाला बढ़ाएंगे, एक गाय से हमने शुरू किया है, अभी दूसरी भी लाएंगे और कुछ धीरे धीरे करके और कुछ परिवार को भी फिर बिठाएंगे ताकि एक परिवार का भी सहजीवन, सामूहिक जीवन हो। और बाकी जितने ग्रामोद्योग हम कर सकते हैं तालुका के लेवल पर, तेल घानी हो या दूसरे भी जितने ग्रामोद्योग हमारे क्षमताधीन है और विचार के अनुरूप है, वो सब इस सेंटर में करेंगे। सर एक प्रश्न ये है कि आप जो भविष्य की योजनाएं बता रहे हैं कि आप इसको बढ़ाएंगे, खादी का जो उत्पादन हो रहा है उसमें वृद्धि करेंगे, पशु जो आपके यहाँ 1 है या 2 है उसको भी बढ़ाएंगे और कुछ परिवार को आप उसके आजीविका के लिए उसको वहाँ पर रखेंगे। लेकिन सर जब मान लीजिए खादी का जब वस्त्र आप बनाएंगे तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है? जब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा तो उसके बाद आपने क्या सोचा है? और जब पशु बढ़ाएंगे आप तो जो दूध जो उससे निकलेगा फिर उसका आप क्या करेंगे? हाँ, इसका सोच तो मैंने जो सेंटर का नाम जो रखा है तालुका स्वराज्य केंद्र, यानी उतना ही हम बढ़ाएंगे कि भाई एक तालुका के लेवल पर ये हो, छोटे छोटे सेंटर हो। जैसे हमने ये एक तालुका का मॉडल, हमें यानी तालुका यानी 100 गांव का होता है, तो 100 गांव के दृष्टि से जैसे कुछ हमारे सेंटर में बनेगा, कुछ दूसरे गांव में बनेगा, तो उतना हम माला ही नहीं बनाएंगे कि भाई जो एक्सेस हो। मुख्यतः फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा तालुका लेवल के लिए है कि तालुका के लिए जितनी चीजें उपयुक्त है, खादी हो या आपने जो भी कहा है दूध हो या अदर भी अपने प्रोडक्शन हो, वो तालुका के लेवल पर हो। और जब हमें ऐसा लगा कि भाई एक्सेस हो रहा है तो हम फिर वो प्रोडक्शन कम करेंगे। जी, मैं अब एक आखिरी सवाल में पूछूंगा आपसे। आपके काफी अनुभव रहे हैं, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और जो बीबर हमारे सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? संदेश यह है कि ये जो जीवन हमें मनुष्य जीवन मिला है, बहुत ही सर्वोत्तम ऐसा जीवन मिला है। और मैंने एकदम शुरुआत में कहा कि जो हम विचार करेंगे उसके अनुरूप हमारा हम प्रयास करते हैं और जो प्रयास करते हैं वही हमारे जीवन की उपलब्धि होती है। इसलिए हम वैसा ही विचार करें कि भाई जैसा मैं एक मानव हूँ, मैं यानी सुखी रहना चाहता हूँ, शांति समाधान से रहना चाहता हूँ, तो वही सुख शांति यानी दुनिया के 700 करोड़ जो लोग रहते हैं, उन सभी लोगों को सुख शांति समाधान मिले, यानी जैसा मैं मेरे लिए जो चाहता हूँ वही धरती के हर आदमी को लिए मिले। उस दृष्टि से मेरा अपना जीवन हो, मेरा अपना प्रयास हो, उसके लिए मेरा अपना प्रयास हो और वही संदेश फिर हम वो दूसरों के लिए थे कि जो कबीर महाराज कहते कि मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि भी भूखा न रहे, या दूसरा हम कहते हैं कि भाई मानव का मानव से मुक्त मिलन होना चाहिए, या विनोबा जी ने जो नारा दिया था कि जय जगत का, गांधी जी ने कहा था कि पूरी दुनिया एक होनी चाहिए। तो उस दृष्टि से
सभी मानव एक है, सभी को सुख शांति समाधान से रहने का अधिकार है। वो अधिकार से रहने के लिए कैसे रहेंगे, उस दृष्टि से मेरा अपना जीवन हो, यही मेरा संदेश है। यानी मेरा जीवन ही मेरा संदेश हो, उस दृष्टि से गांधी जी के विचार पर हम चलते हैं कि जीवन ऐसा बनाएंगे वही दुनिया के लिए संदेश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। और आप जो आपके जो कार्य हैं, मुझे लगता है कि सर जो गांधी जी कहते थे कि उत्पादन उतना ही हो जितने की ज़रूरत हो, लगती है जो गांधी जी का कहना था कि उत्पादन उतना ही करो जितने की ज़रूरत हो, ज़्यादा उत्पादन होगा तो कहीं ना कहीं उसकी क्षति होगी। तो आप उसी कॉन्सेप्ट पर कार्य भी कर रहे हैं। जो आश्रम आपने बनाया है वो आश्रम काफ़ी बेहतरीन है, और आप बता रहे हैं कि बिना पंखे के हम इसमें रह सकते हैं। प्रकृति के अनुकूल बना हुआ है। तो ये आश्रम भी कभी हम लोग भ्रमण करना चाहेंगे, और भविष्य में कभी आए वेलकम, स्वागत है। जरूर आएंगे हम लोग। तो सर इस मीटिंग की औपचारिकता रूप से समापन के लिए आपकी अनुमति चाहेंगे सर। हाँ बिल्कुल है, और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि आपने भी एक सही दिन पर कहा कि भाई 25 साल का जो हमारी यादें है, जिस दिन हम गए थे उसी 25 साल बाद ये वीडियो आपने बनाई, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।